नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा। आज वापस से भारत के इतिहास के पन्नों पे अपन चल रहे थे और डीजे सर क्लासेस में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे जो लास्ट पढ़ाए हुए लेक्चर्स हैं इनके बारे में और जानने के लिए या जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भारत के इतिहास को संबंध में जानकारी दे रहा हूँ, इसके बारे में और जानने के लिए जो मेरी पिछली क्लासेज हैं वो डीजे सर क्लासेस के ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं और ये जो टॉपिक है इससे वापस से जुड़ाव कर सकते हैं। बाकी रही बात जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ से संबंधित, वो डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज वापस से अपन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी से जुड़ाव करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने बता दिया था आपको, इसका कालक्रम बता दिया था, राइट। काल के अलावा इसके खोजकर्ता बता दिए थे, राइट। इसके अलावा इनके जो है जीवन शैली बता दी थी, राइट। इसके अलावा इनका जो है वहां पे जो सामाजिक स्तर रहा है, सामाजिक स्तर वो बता दिया था, राइट। इसके अलावा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल रहे हैं, इस सभ्यता के जो नगर रहे हैं, वो स्थलों के बारे में जानकारी दे दी थी अपन ने, राइट। यहां तक का मामला क्लियर। काल क्या था अपना, अगर अपने कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार बात करेंगे तो ईसा पूर्व, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी। कब की थी? कब की थी? 1921, 1921 में। ठीक है, जीवन शैली की अपन ने बात कर दी थी कि कांस्य युगीन है, एक तो कांसा मिला है, तांबा मिला है, इसके अलावा नटराज की मूर्ति मिली है, इसके अलावा बड़ा स्नानागार था, बड़े बड़े पोर्ट थे, मृदबान थे, ये वो। सामाजिक स्तर की अपन ने बात कर ली थी कि वस्तु विनिमय के आधार पर इनका लेन देन होता था। गेहूं, जौ, फसलें थी, ठीक है। कृषि और पशुपालन पर डिपेंडेंट थे, राइट। कृषि पशुपालन पर डिपेंडेंट थे। स्थलों की अपन ने बात कर ली थी। कहां कहां का था मामला? कहां कहां था? पाकिस्तान प्लस इंडिया, राइट। पाकिस्तान में जो थे वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान या बहावलकोट, राइट। इंडिया में जो है कश्मीर, यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, HR, और महाराष्ट्र, वेरी गुड, और गुजरात, MH और GJ। यहां तक का मामला क्लियर था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिर्फ एक पेज की अगर अपन बात करें तो मोटा मोटा चीज ये थी, राइट। क्लियर है? बड़े आगे एक बार में, ये सिर्फ एक रिवीजन है एक पेज के अंदर। मोटा मोटा जो अपन ने जो 3-4 क्लासेस अपन ने ली, वो क्लासेस का एक जो रिवीजन की बात करें तो एक पेज पे सारांश है, राइट। बड़े आगे चलो। मैंने कल आपको बता दिया था कि जो भारत है, भारत के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो टॉप पे कश्मीर से लेकर नीचे जो है महाराष्ट्र तक, MH तक, ये इसका फैलाव था। और यूपी से लेकर इधर जो है पाकिस्तान, सिंध बोल सकते हैं उसको आप, सिंध प्रांत, ठीक है, यहां तक इसका फैलाव था। लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ था। त्रिभुजाकार इसकी आकृति थी, राइट। अब ये तो हो गए जो जिले थे भाई। अपने वर्तमान जिलों में अगर अपन बात करें वर्तमान जिलों के अनुसार, तो भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान जिलों के हिसाब से बताओ। हम क्या जाने हड़प्पा क्या था, हम क्या जाने चनुदोड़ो क्या था, हम क्या जाने लोथल क्या था। तो ये जो उस टाइम, ये तो हो गया अभी के जिलों की बात। अब उस टाइम के जो नगर मिले थे, अब अपन बात करेंगे
वो पास्ट की बात पे चलेंगे और उस टाइम पे जो नगर मिले थे वो नगर कौन कौन से थे वहां पे, प्रमुख नगर, सारे नगरों में नहीं घुसेंगे, जो 7, 8, 9 नगर जो प्रसिद्ध है, जिसके बारे में वहां के इतिहासकारों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खोजी है, जो मेन चीजें खोजी है, जो कैजुअल मिली है ना, जैसे मान लो सपोज अगर कहीं पे कोई सिक्का मिल गया, वो 10 नगरों में है तो वो नहीं लिखा हुआ है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अपन सिर्फ जो है इनके स्थलों की बात करेंगे, इसके नगरों की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर या स्थल। नगर या स्थल, ठीक है। वर्तमान स्थल कहां थे सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने बता दिया, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर पाकिस्तान तक। लेकिन अब उस टाइम पे चलते हैं अपन, उस टाइम पे जो कौन कौन से नगर मुख्य रहे होंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। देखो होने में कोटा के बाद सुल्तानपुर भी है, और सुल्तानपुर की बात नहीं करेंगे अपन, कोटा की बात करेंगे, तो वैसी बात इधर चल रही है। तो सबसे पहले जो मुख्य नाम जो आप सुन रहे हैं बहुत दिनों से, वो है हड़प्पा, हड़प्पा नगर। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में सुन रहे हैं, सबसे पहला खोजा गया नगर भी यही था, सबसे मुख्य नगर भी यही था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की थी, जिसने सबसे पहले, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, तो सबसे पहले जब हड़प्पा ही नगर मिला तो खोज भी उसी ने की थी यार, सिंपल सी बात है यार, दयाराम जी, दयाराम जी भाई साहब, ठीक है। कब की थी, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया पिछले उसमें, 1921 में यार, 1921 1921 में, ठीक है, 1921 में। और इनकी जो मदद की थी या खुद उत्खनन किया था हड़प्पा का जो उत्खनन किया था, ज्यादा बड़ा नाम अपन याद नहीं रखेंगे, बस अपन वत्स याद रखेंगे, वत्स। मैं इसमें क्या है कि अपन जो है ना, अभी तो अपन ने दयाराम साहनी जी का नाम सुना हुआ है, अपन जब 7, 8 नगर और पढ़ेंगे ना, तो आपको जो ये खोजकर्ता के नाम है ना गिचपिच हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ सर नेम से याद रखेंगे अपन, ज्यादा मैं घुसाऊंगा भी नहीं। आपको ऑप्शन में 4, 5 वत्स नहीं दिखेंगे, 4 ऑप्शन जो आते हैं ना उसमें एक ही वत्स दिखेगा, वत्स होता है ना, और वत्स जा तुझे मैंने जो है आशीर्वाद दिया, पहले गुरु लोग कहा करते थे ना आश्रमों के जमाने में, तो ये वत्स साहब ने इसकी उत्खनन किया था, इनकी मदद की थी खुदाई करने में। वैसे तो 1922 बोला जाता है, पर कोई विशेष इंपोर्टेंट नहीं है, 1922 में वत्स ने खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता में अपन को जो खोज किसने की, ये अपन ने बात कर ली, कब की ये अपन ने बात कर ली, लेकिन अभी वर्तमान में हड़प्पा कहां होगी, कहां मिली थी, इसकी बात करेंगे। तो ये थी रावी नदी है एक, जो अपने भारत में बहाव बिल्कुल शून्य मान सकते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा है, ठीक है। तो रावी नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि रावी नदी के थोड़े से अवशेष मिले हैं। और इसका जो स्थल है, वर्तमान स्थल कहां है, साहिवाल नाम की जगह है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी कहां है, पंजाब प्रांत में। तो ये विशेष इंपोर्टेंट नहीं है स्थल का, क्योंकि पाकिस्तान में है। अपना एग्जाम होगा भारत के रिगार्डिंग, तो पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछेगा कोई भी, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के तौर पे, भाई होता है ना कई लोगों का, भैया कई लोगों को खुजली होती है, नहीं यार मास्टर बताओ यार कहाँ है, ये गलत बात है यार, तुमने भारत का क्यों बता रहे हो, पाकिस्तान को तो बताओ यार, ठीक है। तो पाकिस्तान कहाँ है, पंजाब प्रांत में, और पंजाब प्रांत की बात चल रही है, पंजाब की बात नहीं चल रही है। पंजाब अपने भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, ये पाकिस्तान वाला प्रांत है, PAK, पाकिस्तान, ठीक है। यहां तक का मामला क्लियर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर मिली थी, खोजी जाने वाली प्रथम सभ्यता है। इसकी विशेषताएं में लिखेंगे अपन अभी, खोजी जाने वाली सभ्यताओं के मामले। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी जी हैं। कब खोजी गई थी, ठीक है। वर्तमान स्थल कहां है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान के अंदर, और इसके जो मदद की थी वो वत्स साहब ने की थी, ठीक है। वत्स जी लगा सकते हो आप चाहो तो,
कई बोले कि यार ये वत्स क्या है, ठीक है। तो आप चाहो, मैं यहां लिख देता हूं, भगवंत दास वत्स, भगवंत दास वत्स। कोई क्यों पूछना है यार, ब्याह रचाना है, बेटी पढ़ना नहीं है क्या उनके साथ में? क्यों, अपन को उतना याद रखो ना जितना गिचपिच नहीं हो दिमाग के अंदर। अब मैंने कहा अभी मान लो सपोज मैं साहिवाल नहीं बताता तो ये कुछ नहीं होती, सर पंजाब प्रांत में कहां हुआ, कर क्यों खोजना है जो चीज अपने काम की नहीं है। बड़े बूढ़े कह के गए कि भाई साहब जिस गेले जाते हो उस गेले आओ, ज्यादा इधर उधर देखोगे ना तो वो अपना गेला भी भूल जाओगे। अतः जो आप जिसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, इसमें क्या है, सिलेबस की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब आपको अगर सब चीजें दिमाग के अंदर बिल्कुल बैलेंस तरीके से मेंटेन रखनी है, क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं, 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं, फिर भी उनके सिलेक्शन नहीं होते। कारण क्या है, आप पढ़ सब लोगे पर वो जो 2, 2.5, 3 घंटे का जो मामला होता है, 1 घंटे का जो मामला होता है, उसमें आपने परफॉर्म क्या किया, वो जो आपने पढ़ा वो क्या उस टाइम पे कंफ्यूजन भरा रहा या वाकई में क्लियर टिक किया अपन ने, वो डिपेंड करता है। और वो तब रहेगा जब आपने क्लियर एनसी के साथ दिमाग एक तरीके से मान लो खाली कमरा है, मुद्दे उधर जमे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो उधर जमा लो या फैला लो। फैलाओगे तो चल भी नहीं पाओगे, उसमें से एक मुद्दा भी नहीं निकाल पाओगे। और यही दिमाग की गतिविधि होती है, सिंपल सी बात है। उतना अपन इसके अंदर मैनेज रखे जो अपन जैसे लाइब्रेरी में किताब निकालते ना तो ऊपर ही किताबें नहीं गिरती है। इंसान ने पढ़ लिया 50 पेज भाई साहब, वो एक पेज का एक लाइन का आंसर निकालने बैठेगा तो 50 पेज का वो गिर जाएगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, यार क्या था यार, पढ़ा तो अपन ने 1921 था, वहां 1931 भी होगा, बंदा वहीं कंफ्यूज है, 1941 भी होगा, तो क्या था यार, 1921 था, 41 था, 31 था। तो इसीलिए उतना घुसो जितना अपने अर्थ की बात हो। फिर आप यूपीएससी के लिए ट्राई करो, जहां पे आपको पूरा नाम भी लिखना होगा, क्योंकि वहां क्या है, लिखित परीक्षाएं होती है, वहां टिक वाले क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे अपन विशेषताओं की। विशेषताएं मोस्टली अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं जो है वापस से आपको जानकारी दे दूं। यहां पे नटराज की मूर्ति मिली है, बता चुका हूं मैं। नटराज की मूर्ति मिली है, ठीक है, नटराज की मूर्ति मिली है। कांस्य निर्मित वस्तुएं मिली है, कांस्य निर्मित वस्तुएं मिली है, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो क्या मिला है अपन को, इसके अलावा क्या मिला था, तांबे से निर्मित चीजें मिली है। और खोजी गई प्रथम नगरीय सभ्यता, खोजी गई प्रथम नगरीय, खोजी गई प्रथम नगरीय सभ्यता है ये, ठीक है, मानो खोजी गई प्रथम नगरीय सभ्यता। क्लियर? क्लियर हो गया? बढ़े आगे। और इसमें वो भी लिख लो, कईयों के शांति नहीं आएगी वरना जीवन में, वो मोहरों पर जो एक सींग वाले पशु का अंकन, ये पढ़ चुके हैं अपन। लेकिन अपन क्या स्पेशलाइज कर रहे हैं अब कि भाई साहब वो तो अपन ने सब सारी नगरीय सभ्यताओं का मामला देखा था अपन ने, अब यहां पे पर्टिकुलर किस किस सभ्यता के अंदर क्या क्या मिला था। मोहरों पर एक सींग वाले पशु का अंकन, पशु का अंकन आप जो है, हालांकि मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इजी रहे, आप ये जो है ऐसे ऐसे कर करके बना लिख सकते हो, इसको नीचे करते करते चार्ट के माध्यम से। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, ठीक है, साहिवाल पंजाब प्रांत पाकिस्तान के अंदर, वर्तमान स्थल जो है यहाँ ऐसे करके वर्तमान स्थल साहिवाल,
फिर नीचे करके 1921 खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी जी। उत्खननकर्ता कौन है, वत्स जी। और आगे बढ़ेंगे तो विशेषताएं जो है वो नटराज की मूर्ति है, कांस्य निर्मित वस्तुएं हैं, तांबे से निर्मित वस्तुएं हैं, खोजी गई प्रथम नगरीय सभ्यता है, और मुहरों पर एक सींग वाले पशु का अंकन है। मुहरों पर एक सींग वाले पशु का अंकन है। पाकिस्तान की सभ्यताओं की बात करेंगे अपन। पहले पाकिस्तान के जो वर्तमान पाकिस्तान की बात करेंगे अपन। लिख लिया, मान लिया? क्लियर है? कुछ नया नहीं है मामला, वही पुराना ही है जो मैं बता चुका हूं, बस अपन उसको स्पेशलाइज कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। भैया ये नगर ये सभ्यता है। अभी बस आपके सामने 3-4 नाम नए आएंगे। मोहनजोदड़ो आपने सुना हुआ है, हड़प्पा आपने सुना हुआ है, कालीबंगा आपने सुना हुआ है। इसमें और जो नाम आएगा, जैसे मान लो वो आएगा चनूदड़ो, वो आएगा लोथल, वो आएगा बनावली, वो आएगा राखीगढ़ी। तो बस ये 5-7 अपन पढ़ेंगे, इसके बाद में इसका अपन अंत कर चुके होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। क्लियर है मामला? उतर गया? कहां से उतर गया? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा क्लियर। दूसरी पाकिस्तानी सभ्यता की बात करेंगे, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसको जो है वो बोला जाता है एक मृतकों का टीला। मृतकों का, ओ यार ठीला हो गया, टीला करना है। ले भाई, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला बोला जाता है मोहनजोदड़ो के को, जो है मृतकों के टीले के उपनाम से भी जाना जाता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है वो लोगों के अवशेष गड़े हुए, दबे हुए ज्यादा तादाद में, ज्यादा मात्रा में मिले होंगे, इसीलिए इस जो टीले को मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, अगर बढ़े तो स्थान कहां है अभी वर्तमान की, तो सिंध प्रांत। वर्तमान में जो सिंध प्रांत है वो कहां है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। ये अभी वर्तमान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर उपस्थित है, वहां पे मिला था। इनके जो खोजकर्ता है, इनके जो खोजकर्ता है वो है राखलदास बनर्जी। मैं ये राखलदास क्या है, इसके खुजली चल रही थी छोरे के बेचारे के, तो मैंने कहा यार इसके लिए नाम लिखाना पड़ेगा, वरना मैं बनर्जी लिखता है यहाँ पे भी। राखलदास बनर्जी कब की थी, उसके 1 साल के बाद में, 1922। राखलदास बनर्जी साहब ने इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, क्लियर। अब इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। इसकी विशेषताएं जो है, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े बाथरूम मिले हैं ना, बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिले थे। मैंने आपको जब जिस टाइम पे पढ़ाया था, मतलब मोहनजोदड़ो नाम की एक वो नगरीय सभ्यता रहेंगी, काय होगी हो अशुभ भी काय होगी। मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता रहेंगी, तो वहां पे बड़े बड़े बाथरूम्स मिले थे, बड़े बड़े स्नानागार मिले थे, बड़े बड़े अन्नागार मिले थे। और ये एक अपने जो नगर पढ़ेंगे ना, तो नगर में क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल मतलब फैलाव किसका ज्यादा रहेगा, एक राखीगढ़ी नाम की एक जगह है,
उसका रहेगा। उसके बाद में दूसरा नंबर का जो बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर स्थल रहा है वो ये रहा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, इसके अलावा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी मिटा के लिखाऊंगा, आगे लिख लोगे। दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता, क्षेत्रफल के आधार पे बात कर रहा हूं मैं, ये ना, क्षेत्रफल के आधार पर लिखो, मान लो क्लियर। कोई विशेष नई बात नहीं है, वही है जो मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, समझा चुका हूं तुम्हें, बस उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर रहे हैं। बस ये है कि वहां अपन ने सिर्फ एक खोजकर्ता का नाम पढ़ा था, यहां क्या है, पर्टिकुलर जो नगर खोजे गए, एक दयाराम जी ने सारे नगर नहीं खोजे। दयाराम जी 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में नहीं घूमे हैं, उनके अलावा भी जो है वो इतिहासकार रहे हैं, उनके अलावा भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, उनके अलावा भी सर्वे करने वाले रहे हैं, सर्वे करता रहे हैं, जिन्होंने सर्वे किया है और जगहों की खोज की है। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट? डाउट वाली चीज है भी नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट, पाकिस्तान को निपटा रहे हैं अपन। बस ये नाम जरूर नया है आपके लिए, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो। ठीक है, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, स्थल कहाँ है इसका, वही सेम सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान। खोजकर्ता की बात करेंगे, खोजकर्ता की बात करेंगे, नाम लिखा ही तो छोड़ेगा, वरना मैं मजूमदारी लिखाऊंगा। गोपाल, गोपाल जी भाई साहब है, मजनू लिखा है, मैं आ गया था अभी, वो मजूमदार की जगह मजूमदार क्या हो गया। गोपाल जी मजूमदार साहब ने जो है ये खोजा था उसके जस्ट 10 साल के बाद में, दयाराम जी के 10 साल के बाद में, 21 से 31 याद रखना। चन्हूदड़ो की खोज किसने की, गोपाल मजूमदार ने। 1921 में अपन को मिला हड़प्पा, उसके 1 साल के बाद मिला मोहनजोदड़ो, और जस्ट 1921 में 10 जोड़ दो, 1931 में क्या मिला, चन्हूदड़ो। 10 जोड़ दो, 1931 आ गया। वो किसने खोजा, गोपाल जी भाई साहब ने। मजूमदार नाम हो सकता है याद नहीं रहे तो गोपाल नाम याद रख लो, जो नाम में से या तो नाम याद रख लो या सरनेम याद रख लो। होता है ना कई अपने दोस्तों से, अपन मान लो सपोज मैं शर्मा हूं तो कई लोग मुझे शर्मा जी कहते हैं, कई लोग सुनील भी बोलेंगे। तो ऐसे जो है वो या तो नाम से बोलो या सरनेम से बोलो, पर पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वही नेक्स्ट जो मामला है वो दोनों नाम एक ही है, गोपाल दास मजूमदार। मजूमदार है, यहाँ मजूमदार सरनेम है, नाम गोपाल है, सरनेम मजूमदार है, एक ही बंदा है ये।
टपक गए होंगे अब तक तो जिंदा थोड़ी होंगे यार। विशेषताओं की बात करेंगे, विशेषताओं की बात करेंगे तो भारत का एकमात्र नगर जहां पर गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र के अवशेष नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, यह शब्द ध्यान रखना। दुर्ग क्षेत्र के अवशेष नहीं मिले हैं तो इसका अर्थ क्या है कि हो सकता है कि यहां पे जो है कोई राजा या कोई ऐसा मामला नहीं हुआ होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं भाई साहब, इस जगह पे लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक ऑटो पे लगाने की, ठीक है, लिपस्टिक मिली है इस जगह पे। आप वाटरप्रूफ से बढ़िया याद आया, आप जो है उसके अंदर मोहनजोदड़ो के अंदर चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि वाटरप्रूफिंग का पहला साक्ष्य मिला है उसके अंदर, वाटरप्रूफिंग का पहला साक्ष्य लिखना चाहो तो, पर क्योंकि थोड़ा सा यूनिक चीज है ये वाटरप्रूफिंग, तो मेरे हिसाब से थोड़ा लिख लेना चाहिए अपन को, ठीक है। मोहनजोदड़ो में लिखो वाटरप्रूफिंग का पहला साक्ष्य, वाटरप्रूफिंग लिख के बता देता हूं, कहीं को जो है वो प्रूफिंग का मामला गड़बड़ रहेगा। वाटरप्रूफिंग अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, तुमने बोला है तो तुम्हें पता होगा भाई वाटरप्रूफिंग क्या होता है, ठीक है। भारत का एकमात्र नगर जहां गढ़ी के अवशेष नहीं मिले हैं और लिपस्टिक का प्रमाण, लिपस्टिक मिली है भैया। तो सिंपल सी बात है कि कोई आपसे कोई नारी बोले कभी कि भाई मुझे लिपस्टिक दिला दे, तो आप बोल देना कि देख लिपस्टिक लेनी है तो चनूदड़ो में जा, वहां मिली थी 4-5 हजार साल पहले, वो लेके आ तब जाके मैं तेरे को लिपस्टिक दिलाऊंगा। हाँ ऑब्वियसली, इससे पता लग रहा है ना यार, जब लिपस्टिक मिली है तो मेकअप तो होता ही होगा ना डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल, नारियों की परंपरा जो है बहुत प्राचीन रही है। मतलब ये जो है ना, ये सभ्यता से अपन को जो है जानकारी मिलती है, जानकारी ये मिलती है कि अपने को गौरवान्वित होना चाहिए कि अपने जो इंसानों का जो दौर है ना, और जिस दौर में अपन अभी जी रहे हैं, तो अपन कोई विशेष प्रगति अपन ने की नहीं है ज्यादा, सिवाय साइंस के। उस जमाने में जो यातायात के साधन बैलगाड़ी हुआ करते होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो नावें भी बनाते थे, अभी जहाज बन गए, पनडुब्बियां बन गई। अभी यातायात के साधन जो है वो बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, व्हाटएवर वो हो सकता है। इतना सा अपन ने तरक्की की, अपन अंतरिक्ष में पहुंच गए, वो नहीं पहुंच पाए होंगे, हो सकता है पहुंच भी गए हो, अपन को प्रूफ नहीं मिला हो, अपन तो प्रूफ के आधार पर चल रहे। तो लिपस्टिक का साक्ष्य जो है, लिपस्टिक का साक्ष्य, इससे बढ़िया याद रहेगा तुम्हें ये चनूदड़ो कि भाई साहब सबसे पहले लिपस्टिक कहां मिली है कि चनूदड़ो में। चनूदड़ो कहां है, खोज किसने की, गोपाल जी ने। इतना मत घुसो, किचबिच हो जाएगा दिमाग के अंदर, याद नहीं रहेगा। साइकोलॉजिकल बात किया करो दिमाग से भी, दिमाग को बावड़ा बनाने की आवश्यकता है, जब जाके दिमाग आपके वश में रहेगा, वरना आप दिमाग के वश में रहोगे। पढ़ लेंगे अपन, याद नहीं, अपन सोचेंगे याद है, पर जब जिस टाइम पे प्रूफ करना, देखो क्या है ना कि युद्ध कौशल का मजा तब आता है, आप कितना भी युद्ध कला सीखे हुए हो, कितना भी आपने तलवार सीखी हुई हो, पर काम वही आएगा जहां पे आपके शत्रु सामने खड़े हो और आप कितना तलवार घुमा सकते हो। आप बोलो भैया मैं तो बचपन से जो है तलवारबाजी में निपुण हूं, दमो तो मेरे सामने आके दिखा, फिर वो लड़ेगा, हार गया, दरी रहेगी ना भैया। तो बेसिकली क्या है, और कई लोग जो है जो जिन्होंने जीवन में कुछ चीजें नहीं सीखी पर वहां पे परफॉर्म अच्छा कर देते। सिर्फ दिमाग में जब भी एग्जाम देने बैठो, सिर्फ दिमाग में एक चीज ख्याल रखना, मेरे पास में ये लिमिटेड टाइम है, उस टाइम पे काका मामा नाना दादा यहाँ से जाऊंगा आऊंगा, सब कुछ शून्य करके दिमाग को सिर्फ जो है ना सेंट्रलाइज करना होता है। सिर्फ 2 मिनट की प्रोसेस देती है वो, उसके लिए मेडिटेशन नाम की जो चीज़ कही जाती है वो बहुत काम आती है। अगर अभी से अपन प्रैक्टिस करें घंटा, मतलब यूँ मान लो 10 मिनट 5 मिनट के आधार पे, उससे क्या दिमाग सेंट्रलाइज जब रहता है ना,
मुझे ये पता है कि मान लो सपोज मैं आपके साथ हूं तो मैं आप ही के साथ हूं, फिर मैं यहां पे किसी और अदर ख्यालात को मैं नहीं सोचूंगा। अगर मैं सोचूंगा ना तो जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो दिमाग में मैं सोच सकता है कुछ चीजें मिस हो जाए, हो सकता है मैं आपको पूर्णतया जो है अपना 100% नहीं दे पाऊं। तो इसीलिए जहां बैठे हो तो उसको 100% निभाओ। आप अगर यहां बैठे हो, मैंने पहली क्लास में बोला था कि तन भी अगर उपस्थित है यहां पे तो मन को भी रखो, वरना तन को भी लेके जाओ। सिंपल बात है, क्योंकि क्या है कि मन के वश में मत रहो। मन पता नहीं कहां भटक रहा है, मन को बोला भैया तू अभी पढ़ रहा है ना, चुपचाप पढ़ ले, 1 घंटे बाद अपन सोचेंगे किसी के बारे में। लिपस्टिक लगाने वाले के बारे में भी सोचेंगे, लिपस्टिक के बारे में भी सोचेंगे, अभी लिपस्टिक के बारे में सोच लेते हैं, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट अब आते हैं, ये तो हो गया पाकिस्तान का मामला। अब अपन घुसेंगे अपने भारत देश में। सब नदी के तट पे ही है बेटा, सब कुछ नदी के तट। 99% सभ्यताएं नदियों के तट पे ही विकसित हुई है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो इंसान जो है वो निमट लेंगे, पानी नहीं होगा तो। अभी अपन जो कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले थे, ठीक है? कालीबंगा अपने राजस्थान की है। अगर आपने कभी राजस्थान जीके से थोड़ा सा जुड़ाव रहा हो किसी का, तो कालीबंगा अपनी अपनी सी लगेगी, अरे तो अपना है मामला। तो जो भूकंप के साक्ष्य मिले तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये सभ्यता कैसे खत्म हुई होगी? भूकंप आया होगा। भूकंप आया होगा तो लोगों के मकान गिर गए होंगे, मर गए होंगे, या फिर जमीन फट गई होगी, उसमें दब गए होंगे, ऐसा मामला रहा होगा। कोई कहते हैं कि नदी है, देखो सिंपल सी बात है, सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित होने के पीछे सबसे मेन रीजन है क्योंकि नदियों के अंदर होती है संपदाएं। नदियों के अंदर मछलियां भी रहेंगी भाई, ऐसा तो है नहीं। आज भी जो है अपने साउथ एरिया में आप जाओ, समुद्र के किनारे जो है मछली पालन होता है। मछुआरे मछलियां पालते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, और उनका जो मुख्य भोजन है ना वो उधर क्या है? मछली ही है साउथ पे। तो जो भोजन के तौर पे जो मिलेगी चीजें वो कहां मिलेगी? नदी में। मिनरल्स जो मिलेंगे, मिनरल्स धातुएं खनिज वगैरह जो मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? नदियों में, समुद्र के अंदर। तो ये जो जितने भी आज मान लो अपन को जीने के लिए क्या चाहिए? एक तो खाना, एक मकान, रोटी कपड़ा मकान जो बोलते हैं ना, तन ढकने के लिए कपड़ा। तन ढकने के लिए कपड़ा कहां होगा? आज नॉर्मल सी बात करते हैं, कागज कैसे बनता है, या कागज अपने कपड़ों की भी बात करेंगे तो कपड़ा कहां से आता है? कपास से। उस टाइम पे कपास और ऊन का मैंने बताया था, कपास ऊन का उत्पादन जानते थे, ठीक है? तो कपास कहां होगा? जहां पे हरियाली होगी, जहां पे सिंचाई होगी। सिंपल सी बात है, सिंचाई कहां होगी? जहां पानी होगा, तो उससे उगेगा कपास, कपास से बनेंगे कपड़े, ठीक है? ऊन से जो है वो ऊन से भी बनेंगे कपड़े अपने तन को ढकने के लिए। दूसरा आ गया कपड़ा, हो गया मामला रोटी। रोटी का मतलब ऐसा नहीं रोटी बना के खाओ, लोगों का कईयों का खाद्यान्न जो है वो नॉनवेज होता है। तो वो नॉनवेज जो है वो या तो आप जो वो पालन करते थे ना, पशुपालन करते थे, उसमें आज नॉर्मल सी बात है, आज नॉनवेज कैटेगरी को किसको बोला जाता है? या तो भाई साहब आप चिकन खा लो, मोस्टली मुर्गा पकड़ लो, मुर्गा खा लो, बकरा खा लो। बकरा पालते थे वो मुर्गे भी पालते थे। जब बकरियां पालते तो बकरा भी तो होगा ना। भेड़ पालते थे तो वो भेड़ से ऊन भी तो निकालेंगे ना। और नदी है तो नदी में से मछली भी तो पकड़ेंगे ना, वो सब जानते थे। बस ये जो साक्ष्य अपन को मिले ना, जो मेन साक्ष्य, मेन सबूत अपन को मिले, वो अपन बात कर रहे हैं। नदियों के किनारे विकसित होने की सभ्यताएं 99% रहेगी। मैंने आपको मोहनजोदड़ो या फिर ये चनोदड़ो के बारे में इसलिए नहीं बताया नदियों का मामला, वो भी मैंने सिर्फ हड़प्पा का इसलिए बता दिया क्योंकि वो प्रथम नगरीय सभ्यता थी और रावी नदी एक फेमस नदी है। वरना ये दोनों सभ्यताओं का मामला पाकिस्तान का है, अपना कोई लेना देना नहीं है इनसे। इनकी विशेषताएं याद रखनी है, बस विशेषताएं याद रखनी है और इनके खोजकर्ता याद रखने, खोजकर्ता अपने भारतीय थे, ठीक है? इंडियन नेम ही वो सारे जो मैंने बताए आपको, जो खोजकर्ता रहे, दयाराम जी इंडियन थे, वत्स साहब इंडियन थे, बनर्जी साहब इंडियन थे, और गोपाल जी इंडियन थे। 1921 1931 की बात चल रही है, जिस जमाने में अंग्रेजों का राज अपने ऊपर था, ठीक है? तो उस टाइम पे पाकिस्तान भारत नहीं था, सिर्फ पूरा भारत था। पाकिस्तान का जो मामला है वो अलग कब हुआ? अपना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, पाकिस्तान को मनाया जाता है 14 अगस्त को। मोहम्मद अली जिन्ना नाम का आदमी था जो उसको पाकिस्तान की, जो उसने बोला था शुरुआत से, जब मुस्लिम लीग का मामला, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब संविधान निर्माण हुआ, तो संविधान निर्माण जब हुआ तो क्या है कि जो अंग्रेज अधिकारियों ने बोला कि भाई साहब जो है मामला,
आप एक काम करो, अपना खुद का जो है भारतीय मिलके एक संविधान के वो सभा बना लो और अपने में आप बता दो भैया हम देश ऐसे चलाएंगे, ऐसे करेंगे। उस संविधान सभा में जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन अंग्रेज अधिकारियों ने बोला कि भाई साहब 79 मेंबर्स जो है वो मुस्लिम लीग से आएंगे, मुस्लिम समुदाय से आएंगे। क्योंकि जिस टाइम पे जो क्रांतिकारी थे ना, अपने क्रांतिकारियों का मेन नाम हर कोई जानता ही है, महात्मा गांधी जी हो गए, वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, ऐसे कई सारे जो अपने अग्रणी लीडर रहे हैं। ये तो अपने इंडियन से इसलिए जानते हैं। उस अग्रणी लीडर में उस टाइम मुस्लिम भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी एक क्रांतिकारी था बेसिकली बात की जाए तो, लेकिन वो पाकिस्तान का टॉपिक हो गया अब, इसलिए अपन उसको याद नहीं रखते हैं। आज भी आप किसी भी मूवी में देखो या किसी भी रियलिटी में देखो, जैसे अपने ऑफिसेज के अंदर पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, वहां उनके मोहम्मद अली जिन्ना की होती है। ठीक है, एक सेकंड। बोलो 10 बजे हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला तो उस टाइम में मुस्लिम लीग उसमें उपस्थित नहीं हुआ था कि भैया हम तो नहीं आएंगे, हमें अलग से मामला चाहिए हमारा। तो जिस टाइम पे अब देश आज़ाद होने वाला था तो लॉर्ड माउंटबेटन कह के गया कि भैया जिसको जिस भारत में मिलना है भारत में मिल लो, जिसको पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिल जाओ। तो जम्मू कश्मीर का भी जो मामला था, जो 370 धारा थी, उसका कनेक्शन वहां पे एक राजा हरिश्चंद्र करके था, वो उसने बोला कि भैया मैं तो अलग से रहूंगा। मतलब उसने कहा या तो भारत में मिल जाओ माउंटबेटन जी कह के, या पाकिस्तान में मिल जाओ, अकेले रहना चाहो तो अकेले रह लो। तो कई रियासतों ने कहा, रियासतें बोलते थे उस टाइम पे, राज्य नहीं बोलते थे, कई रियासतों के राजाओं ने कहा भैया हम तो इंडिविजुअल रहेंगे। तो अपने फिर शेर गए, कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी। वो बोलते थे प्रेम से मान जा भाई, कान के नीचे थप्पड़ बजाऊंगा ना राजागिरी इधर ही रह जाएंगे यहीं पे। तो कई उन्होंने जो है वो यहाँ पे कनपट्टी पे जो है बंदूकें तानी है कि मिलिट्री भेज दूंगा, एक झटके में सब खत्म हो जाएगा मामला, तुम्हारे पास तो तलवारों के अलावा है क्या, मेरे पास सब कुछ है कि अब। तो ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो मुस्लिम लीग का मामला जो है उन्होंने शुरुआत से कहा भैया हम तो अलग से देश बनाएंगे पूरे मुस्लिमों का। तो तब से जो है वो पाकिस्तान अलग हुआ, तब से मतलब वो शुरुआत हुई पाकिस्तान के अलग होने की, बात तब से चली। और जब वो अलग हुआ तो उसके बाद में जो वहां खोज की गई, उस टाइम तो एक था ना, जब तक अपने खोज चल रही थी, जिस टाइम पे खोज के सन की बात करें वो तब तक एक था मामला, ठीक, अपने इंडियंस ही थे। लेकिन अभी पाकिस्तान के कैटेगरी में आ गया वो, तो वहां पे किस नदी के किनारे था ये अपने विशेष घुसने का टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं कि भैया ये पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में भी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये सिंध प्रांत में था, वरना इतना याद रखने वाला टॉपिक नहीं है। अगर उसमें दम लगाना है, मोहनजोदड़ो में दम लगाना है, तो मोहनजोदड़ो की विशेषताएं याद रखो, स्पेशलिटी याद रखो, उसका खोजकर्ता याद रखो, सन याद रखो। सन भी कोई विशेष मुद्दा नहीं है, सन का भी कोई विशेष मुद्दा उनका नहीं है, अब अपने इंडियंस का आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चल रही है बात वो चल रही है कालीबंगा। नाम से स्पष्ट है, क्या है नाम से स्पष्ट? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा कहां मिली है? वेरी गुड। स्थल कहां है? हनुमानगढ़ जिले में। वर्तमान में कहां है? हनुमानगढ़, राजस्थान में। ठीक है, खोजकर्ता की बात करेंगे। खोजकर्ता की बात करेंगे अमलानंद जी घोष। घोष बाबू थे, कैलकाटा से आए थे, बंगाली थे। बनर्जी आए थे ना, राखलदास जी, वो भी बंगाली थे। मजूमदार जी जो थे वो भी लगभग बंगाली थे। अमलानंद घोष ने इसकी खोज कब की? 1953। इस टाइम तक अपन आजाद हो चुके थे, मतलब आजादी के बाद में अपन ने पाकिस्तान में कोई सभ्यता खोजी ये नहीं हो सकता।
क्योंकि खोजी होगी तो उन्होंने खोजी होगी, वो पढ़ रहे होंगे, अपन नहीं पढ़ सकते वो चीज को। ठीक है, अम्लानंद जी घोष ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका उत्खनन किसने किया था? ये इसके बारे में उत्खनन में इस वेरी गुड, क्या नाम था? बीबी लाल। बीबी लाल के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको, नाम सुना हुआ है? कल परसों की क्लास में लिपि के बारे में पढ़ाया था, गौमूत्राक्षर लिपि, बहुचित्रात्मक लिपि, और इस बीबी लाल जी ने उसको क्या बोला था? बुस्ट्रोफेदम। बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, इसको याद रखने के पीछे एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं मैं, आप ही बता दें। ठीक है, इनको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, लिखने आप चाहो तो कहीं कॉपी में लिख सकते हो। आम लाल करके थापे। थापे मतलब वो थापना नहीं होता क्या, जो वो कंडे थापते हैं जैसे, आम को जो है वो लाल किया और लाल करके थाप दिया उसको। आम मतलब अमलानंद जी, लाल मतलब बीबी लाल जी, और थापे मतलब थापर। तीनों नाम इंपोर्टेंट है, आम लाल करके थापे। ठीक है, विशेषताओं की बात करेंगे। विशेषताओं की बात करेंगे तो विश्व के, भारत के बात नहीं कर रहा हूं, विश्व के प्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां मिले हैं। विश्व के प्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां मिले हैं। चना एवं सरसों दो फसलें यहां पे एक बार में की जाती थी। इसके अलावा युग्मित जो है वो बॉडी मिली है, मतलब लाइक एक, अगर अपन एक कब्र जो है ना, दफन का मामला अपन ने पढ़ा था, जब अपन किसी को दफनाते हैं तो एक इंसान को दफनाया जाता था, लेकिन यहां पे युग्मित सवादान मिला है। युग्मित मतलब जोड़े में, स्त्री और पुरुष दोनों का। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि यहां जो मरता हो ना, तो लोग लुगाए दोनों को साथ में दफना देते थे। ठीक है, कालीबंगा में ये मिले हैं अपन को। विश्व के प्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या मिला है? चना एवं सरसों करने का प्रमाण यहां पे मिला है। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा हाथी दांत की वस्तुएं मिली है। हाथी दांत की वस्तुएं मिली है। मांडो। ठीक है, इसमें विशेषता में अभी वो भी लिखेंगे, युग्मित सवादान भी लिखेंगे, और भूकंप के साक्ष्य जो है वो भी यही मिले। मैं यहां लिख देता हूं फिर ऊपर, चलो आप लिखो पहले इसको। भूकंप के साक्ष्य, साक्ष्य मतलब प्रमाण, सबूत। ठीक है, और युग्मित सवादान, युग्म मतलब जोड़ा होता है, ध्यान रखना। युग्मित सवादान स्त्री एंड पुरुष। ठीक है, स्त्री एंड, कई जगह पे जो है ना, आदमी के साथ कुत्ता मिला है उसके अंदर, कब्र के अंदर, तो कुत्ते को भी निपटा देते थे साथ ही, कि भाई तू ठीक है, तो साथ में मर जाए इसके भी। क्लियर? ये अपना कालीबंगा हो चुका है। भूकंप के साक्ष्य नहीं भूलोगे।
ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट जो मामला आता है, अपन राजस्थान हो गया, राजस्थान में एक ही नगरीय सभ्यता थी मुख्य। फिर आगे बढ़ते हैं हरियाणा में। हरियाणा में दो थी, बनावली और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का नाम सुन रखा होगा आपने, अभी कुछ समय पहले ही आया है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी प्रथम में, और सेकंड नंबर की कौन है? वेरी गुड, ठीक है। तो राखीगढ़ी से शुरुआत करते हैं। राखीगढ़ी, राखी सावंत की बात नहीं चल रही है, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी, राखी कहां? स्थल की बात करेंगे, स्थल की बात करेंगे। अब देखो यार, उसमें कालीबंगा में अपन ये नहीं लिखा ना गग्गर नदी, उसमें गग्गर नदी लिखो, गग्गर नदी के तट पर। अपन यहाँ की जो है ना, यहाँ की जो सभ्यताएं पढ़ेंगे वो मोस्टली यहाँ पे नदियों का नाम लिखाते हुए मैं पढ़ूंगा मोस्टली, जो मुख्य है। गग्गर नदी के तट पर, गग्गर नदी के तट पर विकसित हुई थी हनुमानगढ़ जिले में। गग्गर नदी को और भी क्या क्या कहते हैं? द्वैस्वती, हिसार, हिसार वर्तमान में जगह है हरियाणा में, हरियाणा में। और ये जो विकसित हुई थी, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती बाई, सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर विकसित होने वाली जो सभ्यता, जो नगर सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की, वो राखीगढ़ी थी। और दूसरी जो हरियाणा की सभ्यता की बात करेंगे, बनावली, वो भी इसी नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो आपको याद रखने के सहूलियत बता रहा हूं मैं कि भैया हरियाणा में दो सभ्यता थी, बनावली और राखीगढ़ी, ठीक है। और दोनों ही सेम नदी के किनारे विकसित हुई थी, सरस्वती नदी, ठीक है। खोजकर्ता की बात कर रहे हैं अपन अब। भगवान दास जी भाई साहब ने इसकी खोज की थी, भगवान दास जी ने खोज की थी। कब की थी? 1969, 1969, 1969, ठीक है। कब की थी? 1969। भगवान दास जी ने 1969 में इसकी खोज की, ठीक है। क्लियर। विशेषताएं, विशेषताओं की बात करेंगे तो जो मैं बता चुका हूं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय यहां पे विकसित किया जा रहा है। संग्रहालय दैट मीन्स म्यूजियम, हड़प्पा का म्यूजियम। म्यूजियम मतलब क्या? जो हड़प्पा सभ्यता में चीजें मिली, औजार मिले, वो वहां पे सहेज के रखे जाएंगे और विश्व का सबसे बड़ा है वो म्यूजियम। बड़ा नहीं है, हड़प्पा म्यूजियम सबसे बड़ा है, ठीक है। मतलब आपको हड़प्पा के बारे में जानकारी चाहिए तो भाई साहब हरियाणा पहुंच जाना, जिसको ज्यादा खुजली है। हड़प्पा संग्रहालय विकसित किया जा रहा है, क्या लिखने की आवश्यकता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा, बिल्कुल, और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। क्लियर? नेक्स्ट, बनावली। बनावली लिख लिया? लिख लिया? क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आया? बनावली। इसको क्या है कि बनावली मतलब, तो ऐसे याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं। बनावट का मामला होता है ना, बनावट मतलब जो ज्यादा बनावटी बनता है, इसका मतलब वो समृद्ध है, खुशहाल है, तो ये इसको समृद्धों का शहर बोलते हैं। शहर या नगर कुछ भी बोलो, समृद्धों का शहर, समृद्धों का शहर बोलेंगे। बनावली कहां स्थित है? कहां स्थित है? हिसार हरियाणा में, वही सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर, ठीक है, स्थलीय हो गया। खोजकर्ता की बात करेंगे, रविंद्र सिंह बिष्ट। बिष्ट कब की थी? 1974 में, 1974 में। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट कब की थी? 1900। बिल्कुल, समृद्धों का शहर कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो खोज हुई ना, वो खोज में थोड़ा सा यूं लगा कि यार ये जो है ना बाकी नगरीय सभ्यता से थोड़ी सी एडवांस है, यहाँ के लोग थोड़े से रिच हुआ करते होंगे। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट। नेक्स्ट जो आएगा मामला, वो आएगा विशेषताओं का। विशेषताएं वही मैंने आपको बताया कि एक वहां पे जो है ना मिट्टी से बना हुआ हल मिला था, वो यहां मिला था। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही थी ना जब अपने, बना हुआ हल। और इसके अलावा विश्व की एकमात्र मूर्ति मिली, मात्र देवी की मरण मूर्ति इसको बोला जाता है। मरण मूर्ति मतलब पकी हुई मूर्ति इसको बोलेंगे। मृदभांड बोला था जैसे अपन ने, मिट्टी से बनी हुई है पर वो पकी हुई है, पकाया गया है मतलब जलाया गया है, सिंपल सी बात है। विश्व की एकमात्र नगरीय सभ्यता जहां दो मात्र देवी की मरण मूर्तियां मिली है। जहां दो मात्र देवी की मरण मूर्तियां मिली है। जहां दो मात्र देवी की मरण मूर्तियां मिली है। क्लियर? जहां दो मात्र देवी की मरण मूर्तियां मिली है। तो ये अपनी कुछ नगरीय सभ्यताएं थी, 2-3 सभ्यताएं और बाकी है, उनको कल पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद में जो है वो इसका थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा रिवीजन मार लेंगे, ताकि आपके जहन में चीज़ें परमानेंट थोड़ी सी और बसने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट लेक्चर अपन लेंगे वैदिक सभ्यता का, वेदों पे कूद पड़ेंगे अपन।
और वेदों का जो मामला आएगा वो वेदों से जुड़ा हुआ रहेगा आर्य। और अपने देश को जो है हिंदुस्तान तो कहते ही है, हिंदुस्तान मतलब सिंधु से हिंदू बना है, मैंने बताया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे तो अपना भी मान लो, सिंधु से अपना मामला जो है हिंदुस्तान कहलाया। तो आर्याव्रत भी बोलते हैं अपने देश को, अपने भारत को जो दूसरा नाम है वो आर्याव्रत भी है। तो आर्याव्रत कैसे बना? जो आर्य लोगों से बना। तो वो मामला जो है वो वैदिक सभ्यता में आएगा, आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों के जमाने में जो है वो कौन से ग्रंथ उस टाइम पे आए थे, वेद जो थे ना, वैदिक सभ्यता मतलब वेद उस जमाने में लिखे गए थे। और वेदों के बारे में मैंने आपको बताया था कितने वेद होते हैं, 4। वो अपन उस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। सर ये रविंद्र सिंह बिष्ट है ना, बिष्ट? बी बी ब फॉर बकरी वाला, ठीक है। बाकी और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स, अच्छे अच्छे क्लासेस के जानकारी के लिए टच में रहिए। डीजे सर क्लासेस के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। क्लियर? सेव कर ले। ओके